हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। कुछ अपने प्रोफेशनल जॉब के काम में बिजी होने की वजह से मैं बहुत दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। कोशिश करूँ कि आगे इतना लंबा गैप ना हो। तो चलिए दोस्तों, अपना 1000 MCQ सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर 5 है, जिसमें हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3 न्यूमेरिकल एंड 2 थ्योरी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। A company issued 50,000 shares of 10 each at a premium of 20% payable as follows. Application ₹3, allotment ₹5 including premium. तो आप देख रहे हैं कि प्रीमियम कितना है, 20% है प्रीमियम। 10 रुपीज का 20% मीन्स 2 रुपीज। तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे 5 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये क्या है 3 + 2, 3 ओरिजिनल फेस वैल्यू और 2 प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4. A holder of 2500 shares failed to pay the first and final call. His share were forfeited. Calculate the amount to be credited to share forfeited account. आपको निकालना है कि जब शेयर फॉरफिटेड कर रहे हो तो फॉरफीचर अकाउंट में क्या अमाउंट आएगी। सी, इससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री होती क्या है और प्रीमियम और डिस्काउंट की सिचुएशन में क्या होता है। सी, अगर मैं बात करूं फॉरफीचर अकाउंट की, तो फॉरफीचर अकाउंट में हमेशा वो वैल्यू आती है जो रिसीव हो गई है। इन फॉरफीचर अकाउंट हम क्या लिखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड। अब हमें आपको एक चीज यहाँ पे एक जरूर इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी कि प्रीमियम के कंसर्न में क्या होता है कि प्रीमियम में हमें देखना होता है कि जिस अमाउंट पे प्रीमियम इंक्लूडेड है वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। हमारे क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और अलॉटमेंट हमें रिसीव हो गई है। अगर वो पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, चाहे वो अलॉटमेंट है या कॉल है, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो जाता है तो उसको फॉरफीचर की एंट्री में नहीं शो करते, यानी कि उसको दोबारा से राइट ऑफ करने की नीड नहीं होती। अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो उसको आप फॉरफीचर की एंट्री में शो करते हैं। ध्यान रखना है, प्रीमियम के कंसर्न में अगर वो अमाउंट जिसपे प्रीमियम इंक्लूडेड है वो रिसीव हो गई है तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को शो नहीं करते हैं। अगर अमाउंट रिसीव नहीं हुई है तो प्रीमियम को शो करेंगे, यानी कि उसको राइट ऑफ करेंगे। क्लियर? बट अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू हुआ है तो उस पर रिसीव और नॉट रिसीव का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो वैल्यू जहां पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है, फॉरफीचर की एंट्री में उसको हम शो करते ही करते हैं। फॉरफीचर की एंट्री होती क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। जो भी कॉल नहीं मिली है, अलॉटमेंट नहीं मिला है, उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ये एंट्री तब होती है जब क्या है, शेयर इशू किया गया है पार पर। अगर शेयर इशू किया गया है डिस्काउंट पर और डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, इट मींस इशू के टाइम पे इसको डेबिट किया गया होगा, राइट ऑफ करते समय इसको क्या करना है, क्रेडिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉरफीचर की एंट्री सेम होगी। देखिए, इस क्वेश्चन में फॉरफीचर पूछा है, हो सकता है आपको अनपेड कॉल पूछ ले या आपको डिस्काउंट ऑन इशू की वैल्यू पूछ ले एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, और आपसे प्रीमियम की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो आपको इसका पूरा डिटेल पता होना चाहिए। तो डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला है, आपके डिस्काउंट के कंसर्न में ये एंट्री होगी। बट प्रीमियम में आपको देखना है कि आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। प्रीमियम इनकम है कंपनी के लिए तो इशू के टाइम पे वो क्रेडिट हुई होगी, और अगर आपको नहीं रिसीव हुआ तो आप क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करते समय डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, और यू कैन से प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। लेकिन इसको डेबिट तभी करना है
जब वो अमाउंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है वो आपको रिसीव नहीं हुई है। अगर अमाउंट रिसीव हो गई है तो इसको शो नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखिए हमसे पूछा था फॉर फीचर, प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम फॉर फीचर की एंट्री में नहीं आएगा, यानी कि फॉर फीचर में वो वैल्यू आएगी जो मेन वैल्यू है और जो रिसीव हो गई है। तो एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, यानी कि टोटल 6 रुपीज रिसीव हो गए। एक 10 रुपीज के शेयर के 6 रुपीज रिसीव हुए हैं और जिस बंदे के शेयर फॉरफिटेड किए गए हैं उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो 2500 है और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी कि सिर्फ उस पर 4 रुपए यानी कि 4 रुपीज नहीं दिए। तो फॉर फीचर में क्या वैल्यू आ जाएगी? जो अमाउंट रिसीव हुई है 2500 इंटू 6। क्लियर है? 25 6 जा 150 यानी कि 15,000। 15,000 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसमें आपको प्रीमियम वाला अमाउंट कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है? देन नेक्स्ट, ऑल क्लियर? तो एक क्वेश्चन को करते समय उसके सारे प्रोस्पेक्ट्स को रिलेटेड चीजों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में हो। क्वेश्चन नंबर 2, a company make an issue 10,000 equity share of 100 each payable as follows. On application and allotment rupees 50, on first call rupees 25, on second and final call rupees 25. A person holding 400 shares did not pay second call. ये वाली कॉल यानी कि सेकेंड वाली रिसीव नहीं हुई and his share were forfeited. Out of these forfeited shares, 300 shares were reissued as fully paid up at rupees 70 per share. Find out amount transferred to capital reserve, or you can say amount transferred to capital reserve will be. इस सिचुएशन में आप कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट सेशन ऑल्सो, जो हमने कुछ पहले लेक्चर किए हैं, वहां पे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराते हुए बताया था कि कैपिटल रिजर्व में जो शेयर फॉरफिटेड में से री इशू किए गए हैं उनका फॉरफीचर का बैलेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं? उनका फॉरफीचर का बैलेंस शो करते हैं। ठीक है? जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको री इशू करने के बाद फॉरफिटेड शेयर के जो फॉरफीचर में जो बैलेंस बच जाता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे शेयर जो री इशू नहीं किए गए उनका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमें रिसीव हुआ है 75 रुपीज पर शेयर, यानी कि जो शेयर 400 फॉरफिटेड किए गए हैं उसमें रिसीव हुआ 75 पर शेयर, बट रीइशू कितने किए गए? 300। यानी कि अगर आप 300 के फॉरफीचर की बात करेंगे तो हम कैसे कहेंगे? 300 शेयर्स है और एक शेयर पे 75 रुपीज मिला है, तो 300 का फॉरफीचर क्या है? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22, 22,500 और री इशू में 70 पर शेयर और एक 100 का शेयर है, तो कितना यूज हुआ? यूज्ड इन फॉरफिटेड, और यू कैन से यूज्ड इन री इशू। शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, पूरी कहानी इसमें नहीं करनी है हमें। यूज्ड इन री इशू में कितना यूज हुआ? 300 शेयर है, 70 पे इशू किया है, यानी कि 30 रुपीज ईच शेयर पे यूज हो गया। टोटल कितना यूज हो गया फॉरफीचर में से? 9,000। जो 300 शेयर हैं उनके फॉरफीचर अकाउंट में 22,500 था, उसमें से 9,000 री इशू में हमने राइट ऑफ करने में यूज कर लिया, तो कितना बैलेंस बच गया इसका वो आप कैलकुलेट करेंगे। 500 एंड देन 3 1, 13,500। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है?
तो आपको पूरा बड़ा बड़ा करके देखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करिए और आंसर राइट कर दीजिए। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 3, calculate total asset to debt ratio when shareholder fund is rupees 7 lakh, total debt rupees 8 lakh, current liability rupees 2 lakh. See, total asset to debt ratio आपको निकालना है, तो फॉर्मूला तो ऑल क्लियर है कि क्या होगा फॉर्मूला, टोटल एसेट्स टू डेप्ट। यहाँ पे डेप्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। Here debt means long term debt. See, अब long term debt निकालना है, आपको क्वेश्चन में गिवन है total debt. Here total debt means short term debt and long term debt. तो यहां से आप long term debt कैलकुलेट कर लोगे। long term debt क्या हो जाएगा, total debt माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि टोटल डेप्ट का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी, और यू कैन से शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या हो जाएगा, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी मींस 6 लाख। देन टोटल एसेट, बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो जो टोटल लायबिलिटी का आता है वही टोटल किसका आता है, एसेट का। दोनों साइड क्या होती है, बैलेंस होती है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो जो आपको आइटम गिवन है वो लायबिलिटी साइड की गिवन है। लायबिलिटी साइड में क्या होता है, लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड होता है और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं, यानी कि टोटल डेप्ट। तो लायबिलिटी साइड का टोटल क्या होगा, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट। शेयर होल्डर फंड है 7 लाख, टोटल डेप्ट है 8 लाख, टोटल 15 लाख। रेशियो में पुट कर देंगे आप, टोटल एसेट है 15 लैक्स और आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट है 6। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जितना नीडेड है उतना सॉल्यूशन कर लीजिए। इसको डिवाइड करोगे, 6 2 जा 12, 3 30 हो गया, 6 5 जा 30, यानी क्या आ जाएगा, 15/6 को सोल्व करोगे तो 2.5:1 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आपको स्पीडली करना है। कुछ थोड़ी सारी चीजें मैं आपको समझाने के पर्पज से लिखती हूँ, एग्जाम में आपको अवॉइड करना है, जितना हो सके ओरल करें। यानी कि क्या अप्रोच रहेगी आपकी, डायरेक्ट अप्रोच रहेगी वहां पे कि आप देख रहे हो टोटल डेप्ट है और फॉर्मूला आपके दिमाग में है, आपने सीधा वैल्यू पुट करनी है 8 - 2 यानी कि 6, और टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड 15/6 मीन्स 2.5:1। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, when debentures are redeemed out of profit an equal amount is to be transferred। अगर डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो डिबेंचर्स की वैल्यू के बराबर जो अमाउंट है प्रॉफिट में से वो कहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। Question number 5, buyback of security cannot be made out by a company out of। अगर अपने शेयर्स को कंपनी को बायबैक करना है तो उसके लिए वो इनमें से किसका यूज नहीं कर सकती, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, द प्रोसीड ऑफ अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटी, इट्स फ्री रिजर्व, an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specific security। See, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है, आपसे नोट पूछा है कैन नॉट। प्रोसीड ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी का भी यूज होता है, फ्री रिजर्व का यूज भी किया जा सकता है। किसका यूज नहीं करेंगे, एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ द शेयर। जो सेम काइंड के शेयर हैं उनका इशू या सेम काइंड के अदर स्पेसिफिक शेयर सिक्योरिटी है उसका यूज नहीं कर सकती। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज थोड़े से बहुत लंबे टाइम के बाद क्लास हो रही है तो क्लास को शॉर्ट ही रखा है मैंने। 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, कोशिश करेंगे आगे की क्लास में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कंसिडर करें। चलिए दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।